23 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों के साथ टेक्निकल न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 21 मई को बताया कि ये टेस्ट यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य इलाके में हो रहा है। यह इलाका काफ़ी बड़ा है। इसमें ठीक किस जगह टेस्ट किए जा रहे हैं यह रूस ने नहीं बताया है। अल जजीरा के मुताबिक रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस टेस्टिंग में बेलारूस के भी शामिल होने की उम्मीदें हैं। पिछले साल रूस ने ऐलान किया था कि वह बेलारूस में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा। रूस इस स्टेट से पश्चिमी देशों की धमकी का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का भी आदेश दिया था। इसमें उन्होंने नेवी और यूक्रेनी सीमा के पास तैनात सैनिकों को भी शामिल होने को कहा था। इजराइल हमास जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। यह देश अगले सप्ताह फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इससे नाराज होकर इजराइल ने इन यूरोपीय देशों से अपने राजदूत वापस बुलाने का ऐलान किया है। इजराइल विदेश मंत्री काटेज ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि नॉर्वे, आयरलैंड और देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। इन्होंने कहा कि इजराइल अपनी संप्रभुता को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि स्पेन ने अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी तो वे उचित कदम उठाएंगे। काटज ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला गाजा से बंधकों की वापसी और युद्ध विराम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे नागरिकों की सुरक्षा बहाल करना, हमास को ख़त्म करना और बंधकों को घर वापस लाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत में 8 दिन से लापता बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार बुधवार 22 मई को कोलकाता के एक फ्लैट में मृत मिले। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदजुम्मा खान ने कोलकाता पुलिस के हवाले इसकी पुष्टि की है। कोलकाता पुलिस ने बताया कि सांसद अनवारुल का शव न्यू टाउन इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने इस मामले में 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसे प्री प्लान्ड मर्डर बताया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक सांसद अनवारुल 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। इसके अगले ही दिन वो लापता हो गए। अनवारुल का 13 मई से फ़ोन भी बंद आ रहा था। इसके बाद 17 मई को उनका फ़ोन बिहार के किसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके फ़ोन से परिवार के सदस्यों को संदेश भेजे गए थे कि वह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार 22 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने तेहरान जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पोस्ट में बताया कि भारत की ओर से शोक समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति ईरान गए हैं। 19 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया था। इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान समेत कुल 9 लोग सवार थे। तबरीज शहर के अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहसिन मंसूरी ने बताया कि 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। इसी शहर में रईसी का जन्म हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इससे पहले 21 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली में ईरान के दूतावास का दौरा किया था। ईरान में 23 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। रईसी के अंतिम संस्कार के पहले देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला प्रार्थना करेंगे। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के पठारी में सोमवार 20 मई की देर रात 40 लोगों की हत्या कर दी गई। पठारी नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया का एक गांव है जहां चरवाहों और किसानों के बीच पानी और ज़मीन को लेकर झड़प हो गई। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक पुलिस अधिकारी अल्फ्रेड आल्बो ने बताया कि घटना शाम 5 बजे, जो कि भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे हुई थी, जब पठारी बांग्लाला के जंगलों के पास चरवाहे और किसान आपस में भिड़ गए। उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया। मौके पर सुरक्षा बलों को भेजा गया और उन्होंने 7 हमलावरों को ढेर कर दिया। इसी दौरान 9 गांव वालों की भी जान चली गई। इसके बाद चरवाहों और किसानों ने चारों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे लोगों को किडनैप कर लिया और कई घरों में आग लगा दी। दुनिया के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, माली और लीबिया में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में रात में भी हीट वेव चल रही है। मई में रात का औसत तापमान दिन की तरफ बढ़ गया है। साउथ एशिया में हीट वेव की आशंका 45 गुना बढ़ गई है।
उत्तर पश्चिम एशिया, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान में यह 5 गुना बढ़ी है। 22 मई को भारत में 9 शहरों का तापमान 40 के पार पहुंच गया। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग की वजह से हीट वेव ज़्यादा बढ़ी है। एशिया में घातक हीट वेव का यह लगातार तीसरा साल है। इसकी एक वजह एल नीनो भी है। बुधवार 22 मई को पाकिस्तान के जैकबाबाद में सबसे ज़्यादा तापमान रहा। यहाँ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार रात लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने का समय आ गया है। किंग चार्ल्स III को चुनाव की टाइमलाइन के बारे में जानकारी देने के बाद जल्द ही संसद भंग कर दी जाएगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। बतौर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव में पहली बार वोटर से मिलने जाएंगे, सामने जाएंगे। 2022 की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने चुनाव के पहले पीएम फेज का ऐलान नहीं किया है। चुनाव के बाद पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को अपना नेता चुना था। सुनक ने करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला था, जिसके बाद वो पीएम बने थे। नेपाल के पर्वतारोही कीमा रीता ने 30 साल में 30वीं बार बुधवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वे ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते पर्वतारोही बन गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कामी 10 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। इससे पहले कामी रीता 12 मई को इस चोटी पर पहुंचे थे। 54 साल के कामी को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।